हेलो विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का जेएच एग्जाम्प्लेक्स यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग मेजर और माइनर पेपर के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक करने वाले हैं और ये पूरा सीरीज चल रहा है। इससे पहले भी हमने एक लेक्चर किया हुआ है, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जाकर के जरूर देख लीजिएगा। लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल से जुड़े रहिए, वहां पर आपको पूरा स्टडी मटेरियल मिलता है। तो आज हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं दूसरा क्लास, यानी कि ये सेकेंड डे है, आप समझ लीजिए। और यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि परिवर्तनशील अनुपातों का नियम क्या होता है, जिसे अंग्रेजी में लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन कहते हैं। तो ये परिवर्तनशील अनुपातों का नियम उत्पादन वाले जो पोर्शन है या फिर प्रोडक्शन वाला जो पोर्शन है वहां से संबंधित है। अब देख लीजिए, यहाँ पर शुरुआत में क्या लिखा हुआ है, अल्पकाल। अल्पकाल का मतलब होता है कि इतना कम समय है हमारे पास कि उत्पादन के हम सभी साधन को परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। मतलब कि साधन दो तरह का होता है, एक होता है स्थिर साधन, एक होता है परिवर्तनशील साधन। अगर अल्पकाल में हम कुछ साधनों को परिवर्तन कर सकते हैं, उत्पादन बढ़ाने के साथ बढ़ा सकते हैं, उत्पादन घटाने के साथ साधनों को घटा सकते हैं, तो उसे परिवर्तनशील साधन कहा जाता है। लेकिन अगर अल्पकाल में कुछ साधनों को हम बिल्कुल भी परिवर्तित नहीं कर सकते, तो ऐसे साधन को हम स्थिर साधन कहते हैं या फिर फिक्स्ड फैक्टर कहते हैं। तो यहां पर स्टेटमेंट शुरुआत में देख लीजिए कि परिवर्तनशील अनुपातों का नियम होता क्या है। तो कह रहे हैं कि अल्पकाल में जब केवल एक साधन परिवर्तन किया जाता है और बाकी सभी अन्य साधन स्थिर रखे जाते हैं, तो जैसे जैसे हम स्थिर साधन के साथ परिवर्तनशील साधन की अधिक से अधिक इकाइयों को काम पर लगाते हैं, वैसे वैसे स्थिर और परिवर्तनशील साधन की जो अनुपात है वो बदलता चला जाता है। यानी कि हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, दो तरह के उत्पादन के साधन हैं, एक स्थिर साधन, दूसरा परिवर्तनशील साधन। अगर स्थिर साधन को हमने स्थिर ही रख दिया तो परिवर्तनशील साधन की मात्रा को हम अधिक से अधिक लगाते जा रहे हैं और हम ये देख रहे हैं कि स्थिर साधन तो स्थिर ही है, लेकिन चूंकि परिवर्तनशील साधन परिवर्तन किया जा रहा है तो दोनों का अनुपात अब बदलेगा। चूंकि स्थिर साधन को स्थिर रखा है और परिवर्तनशील साधन को हम लगातार बढ़ाते जा रहे हैं, तो अनुपात जैसे जैसे दोनों का बदलेगा, यानी कि स्थिर और परिवर्तनशील साधन का जैसे जैसे अनुपात बदलता है, तो उत्पादन के साधनों का अनुपात बदलने के कारण या फिर परिवर्तन होने के कारण उत्पादन में भी परिवर्तन देखने को मिलता है। और इस चीज को आप कह सकते हैं परिवर्तनशील अनुपातों का नियम। यानी कि साधनों का अनुपात बदलने के बाद उत्पादन हमें अलग अलग अनुपातों में मिलता है। तो इसका नाम क्या दे रहे हैं, परिवर्तनशील अनुपातों का नियम या फिर लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। तो ये तो हो गया इसका डेफिनेशन या फिर इस नियम का स्टेटमेंट। यहां पर देखिए कि यह नियम किन किन मान्यताओं पर आधारित है, कौन कौन से एजम्पशंस लिए गए हैं। तो सबसे पहली मान्यता क्या है कि यह नियम अल्पकाल पर आधारित है, यानी कि शॉर्ट रन पर बेस्ड है। अल्पकाल का मतलब ही होता है कि जहां पर हम कुछ साधन को स्थिर रखते हैं और बाकी अन्य सभी साधन परिवर्तन कर देते हैं। यहां पर देखिए स्थिर साधन कौन सा है और परिवर्तनशील साधन कौन सा है। श्रम यानी कि लेबर जो होता है वो केवल यहाँ पर परिवर्तनशील साधन माना गया है, बाकी अन्य सभी साधनों को स्थिर मान लिया गया है। यानी कि श्रम को छोड़ करके या फिर लेबर को छोड़ करके बाकी उत्पादन के जितने भी साधन होते हैं सब के सब यहाँ पर परिवर्तनशील साधन के तौर पर नहीं होंगे, बल्कि किस रूप में होंगे, स्थिर साधन के तौर पर होंगे। और केवल लेबर ही हमारा जो है वो परिवर्तनशील साधन होगा। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर अगली जो मान्यता है वो क्या है। अगली मान्यता यहाँ पर देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ध्यान से। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है कि श्रम की इकाइयां समरूप होती है, एक समान होता है। यानी कि जितना एक्सपर्ट हमारा पहला लेबर है उतना ही एक्सपर्ट दूसरा भी लेबर है, उतना ही एक्सपर्ट तीसरा लेबर भी है। यानी कि यहाँ पर जो भी श्रम है, सभी जो श्रम है ना उनकी इकाइयां समरूप है, यानी कि सब में जो कार्य कुशलता है, सब में जो कार्य क्षमता है वो एक समान है, सब में जो वर्किंग एफिशिएंसी है वो एक जैसा है। ठीक है। यानी कि जितना माहिर कोई एक लेबर है उतना ही माहिर या फिर उतना ही एक्सपर्ट हमारा बाकी सभी लेबर हैं, बाकी सभी श्रम है। ठीक है। अब यहाँ पर अगली मान्यता कौन कौन सी है ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए। यहाँ पर चौथी मान्यता कह रहे हैं कि परिवर्तनशील साधन की इकाइयों में, है ना, परिवर्तन से उत्पादन में जो परिवर्तन होता है
उसको आसानी से मापा जा सकता है, यानी कि मेजर किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए कि स्थिर साधन को तो हमने स्थिर रखा है और परिवर्तनशील साधन को हम एक के बाद एक बढ़ाते जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो हम परिवर्तनशील साधन बढ़ा रहे हैं ना, तो परिवर्तनशील साधन बढ़ाने के परिणाम स्वरूप हमारा उत्पादन कितना बढ़ा या फिर किस तरीके से बढ़ा, इसको हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं या फिर मेजर कर सकते हैं। यहां पर देखिए अगली मान्यता क्या है कि तकनीकी ज्ञान का स्तर दिया हुआ है, टेक्निकल नॉलेज का लेवल क्या है आपका, ये दिया हुआ है, इसमें अब कोई परिवर्तन नहीं होगा। यानी कि तकनीकी ज्ञान जो है वो दिया हुआ है और इसमें किसी तरह का कोई भी परिवर्तन अब होने वाला नहीं है। और ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये जब जब आप देखेंगे उत्पादन फलन या फिर उत्पादन से संबंधित कोई भी कंसेप्ट, तो हमेशा से वहां पर कहा जाता है कि तकनीक में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जिस तकनीक के साथ हमने यानी कि पहली इकाई का उत्पादन किया है, उसी हिसाब से हम फिर बाकी इकाइयों का भी उत्पादन करेंगे। तो तकनीकी ज्ञान का स्तर दिया हुआ है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब देखिए यहां पर अगर हमने एजम्पशंस या मान्यता समझ लिया है, तो यहां पर टेबल और डायग्राम में हम किस तरीके से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले एक लाइन आपको लिख लेना है कि परिवर्तनशील अनुपातों का नियम हम निम्न तालिका और रेखा चित्र की मदद से स्पष्ट कर सकते हैं। देखिए तालिका और रेखा चित्र आपको कैसे लेना है, आइए समझते हैं। टेबल में कौन कौन से जो है वो कंटेंट को शामिल करना है, सबसे पहले इसे आप समझिएगा। चूंकि हमने कहा है कि ये अल्पकाल पर आधारित है और अल्पकाल में आपको स्थिर और परिवर्तनशील दोनों तरह के साधन को ध्यान रखना होता है। तो पहले देखिए सबसे पहले हमने क्या रखा है, स्थिर साधन की मात्रा, जिसको हम लोग कह रहे हैं यहाँ पर पूंजी, यानी कि पूंजी के रूप में ले लिया गया है स्थिर साधन को। ठीक है, पूंजी के रूप में ले लिया गया है किसको, यहाँ पर देखिए पूंजी के रूप में हमारा क्या है, स्थिर साधन या फिर फिक्स्ड फैक्टर। दूसरा है परिवर्तनशील साधन की मात्रा, जो कि हमने रखा हुआ है श्रम या फिर लेबर, यानी कि परिवर्तनशील साधन हम किसको कह रहे हैं, लेबर को कह रहे हैं। यहां पर देख लीजिए फिर हमारा क्या है, कुल उत्पादन, जिसको हम टोटल प्रोडक्ट कहते हैं या फिर कुल उत्पाद कह रहे हैं। यहां पर देखिए सीमांत उत्पादन, जिसको हम मार्जिनल प्रोडक्ट या फिर एमपी कह रहे हैं। इसी तरीके से औसत उत्पादन, जिसको हम एवरेज प्रोडक्ट या फिर एपी कहते हैं। तो आपने यहां पर क्या देखा, सबसे पहले स्थिर साधन, फिर परिवर्तनशील साधन, फिर टीपी यानी कि कुल उत्पाद, फिर क्या है एमपी यानी कि सीमांत उत्पाद, और फिर है एपी यानी कि औसत उत्पाद। तो ये सब आपको कंटेंट लेकर के चलना है। मेनली आपको टीपी और एमपी तो दिखाना ही है। ध्यान से देखिए यहां पर पूंजी जो हमारा स्थिर साधन के तौर पर है, उसमें हमेशा से मैंने एक फिक्स्ड अमाउंट ले लिया है। अब इसमें किसी तरह का हम कोई भी परिवर्तन करने वाले नहीं है। अब चाहे तो यहाँ पर 10-10 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन ये हमेशा एक जैसा है, इसमें अब कोई परिवर्तन नहीं होगा। यहाँ पर देखिए परिवर्तनशील साधन जो हमारा श्रम की इकाई है, उसको हमने शुरुआत में 1 रखा है। तो यहाँ पर हमारा अनुपात कैसे बन रहा था स्थिर साधन के साथ, 1:1। लेकिन जैसे ही हमने स्थिर साधन को स्थिर ही रखा हुआ है, लेकिन परिवर्तनशील साधन की मात्रा 1 से बढ़ा करके अगर हम 2 कर देते हैं, तो अब हमारा अनुपात कैसे बन रहा है, 1:2। ठीक है, अब आगे भी इसी तरीके से अनुपात बदलते चला गया, क्योंकि हम स्थिर साधन को स्थिर रखे हुए हैं और परिवर्तनशील साधन की मात्रा हम लगातार बढ़ाते चले जा रहे हैं। इसके वजह से हुआ क्या कि शुरुआत में देखिएगा कि उत्पादन हमारा जो है वो केवल और केवल 2 इकाई है, यानी कि जब हम 1 इकाई पूंजी और 1 इकाई श्रम लगाते हैं, तो कुल उत्पादन हमारा कितना है, 2 है। ये उत्पादन की मात्रा है 2। लेकिन जैसे हमने 1 इकाई पूंजी और 2 इकाई हमने श्रम लगाया है, तो यहाँ पर उत्पादन की मात्रा आप देखेंगे 5 हो चुका है। यानी कि बढ़ा कितना, तो 3 इकाई बढ़ा हुआ है, क्योंकि पहले 2 था, अब बढ़ करके 5 हो गया। तो बढ़ा कितना, यानी कि परिवर्तन कितने का आया, 3 इकाई का आया, जिसको हम लोग एमपी कह रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए अब हमने पूंजी रखा है 1 इकाई और श्रम की इकाई हमने कर दिया 3 इकाई। अब यहाँ पर देखिए कुल उत्पादन कितना हो गया, 9। कुल उत्पादन हो गया 9, लेकिन परिवर्तन कितने का आया, 4 इकाई का परिवर्तन आया है, जिसको हम एमपी कह रहे हैं। यहाँ पर आप देखिए क्योंकि शुरुआत में आपका जो कुल उत्पाद था वो 5 है, लेकिन बाद में कितना हो गया, 9। तो परिवर्तन कितने का है, 4 का। इसी तरीके से यहाँ पर देखिए पूंजी की 1 इकाई और श्रम की 4 इकाई अब अगर लगा देते हैं, तो कुल उत्पादन हमारा कितना हो जाता है, 12। यानी कि पहले 9 था, अब 12 हो गया। परिवर्तन कितने का आया, 3 का। यानी कि यहां तक देखिए शुरुआत में जो आपका सीमांत उत्पाद है वो 2, 2 से 3, 3 से 4, यहां तक तो आपका सीमांत उत्पादन बढ़ा हुआ है।
यानी कि आप कह सकते हैं कि कुल उत्पादन जो बढ़ने का रेट है यहाँ पर तेज है, यानी कि कुल उत्पादन तेजी गति से बढ़ रहा है, जो कि कहां से पता चलेगा, एमपी से, यानी कि सीमांत उत्पादन से। अब लेकिन यदि हम फिर से स्थिर साधन को स्थिर रखते हुए परिवर्तनशील साधन की इकाई बढ़ाते हैं तो ये कुल उत्पादन 9 से बढ़कर के 12 हो जाता है। अब वृद्धि कितने का हुआ, 3 इकाई का, जबकि पहले कितने का हो रहा था, 4 का। तो यहां पर अब जो है वो कुल उत्पाद बढ़ा जरूर है लेकिन बढ़ने का रफ्तार कम हो गया है, जबकि शुरुआत में तेजी रफ्तार से बढ़ रहा था। अब बढ़ तो जरूर रहा है कुल उत्पाद लेकिन धीमी रफ्तार से बढ़ रहा है। इसी तरीके से फिर आगे भी धीमी रफ्तार से बढ़ता है, जैसे कि आप देख सकते हैं सीमांत उत्पाद फिर से घट गया, यहां पर देखिए सीमांत उत्पाद फिर से घट गया, यानी कि कुल उत्पाद अभी भी बढ़ जरूर रहा है लेकिन घटती हुई दर से बढ़ रहा है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब आगे थोड़ा सा इसमें और भी एक्सप्लेन आपको करना है, जहां पर आप ये दिखाएंगे कि सीमांत उत्पाद आपका घटते घटते ऋणात्मक भी हो जाता है और कुल उत्पाद इसकी वजह से कम होना शुरू हो जाता है। देखिए स्थिर साधन को अभी भी हमने कितना रखा है, स्थिर रखा हुआ है, 1 इकाई मात्र, लेकिन यहां पर देखिए परिवर्तनशील साधन की मात्रा 5 से बढ़ा करके 6 कर दिया गया। कुल उत्पाद हमारा 15 का 15 ही है, पहले भी 15 था अभी भी 15 है। सीमांत उत्पाद कितना हो गया, 0। अब यहां पर क्या हुआ, यानी कि आपने लेबर जो है वो बढ़ाया तो जरूर स्थिर साधन को स्थिर रखते हुए, लेकिन कुल उत्पाद में किसी तरह का कोई भी परिवर्तन देखने को नहीं मिला। अब आगे क्या देख रहे हैं कि जैसे ही हम फिर से स्थिर साधन को स्थिर रखते हुए परिवर्तनशील साधन की मात्रा को बढ़ाते हैं तो यहां पर हमारा टोटल प्रोडक्ट में कोई इंक्रीमेंट नहीं हुआ है। लेकिन अगर हम फिर से स्थिर साधन को स्थिर रखें और परिवर्तनशील साधन की मात्रा हम फिर से बढ़ा दें अगर 1 इकाई, तो कुल उत्पाद अब बढ़ने के बजाय घटने लगा है, जो कि पहले आप देख सकते हैं 15 है, अब घट करके मात्र 14 रह गया है, यानी कि 1 इकाई यहां पर देखें तो सीमांत उत्पाद हमारा कम हुआ है। तो आपने क्या देखा कि सीमांत उत्पाद यहां से लेकर के यहां तक बहुत तेजी रफ्तार से बढ़ा हुआ है, फिर क्या हुआ, बढ़ तो जरूर है लेकिन धीमी रफ्तार से बढ़ रहा है, फिर अगली बार क्या हुआ, यहां पर स्थिर रह गया और उसके बाद ये घटना प्रारंभ हो गया। तो यहां आप देखेंगे औसत उत्पाद निकाल करके, तो एपी जो निकलता है इसका तरीका क्या है, देखिए एपी निकालने का तरीका है टीपी बाय क्यू, है ना, मतलब टीपी बाय आप एल भी बोल सकते हैं, यानी कि वेरिएबल फैक्टर। तो यहां पर देखिए टीपी का मतलब कुल उत्पाद, जो कि आप देख रहे हैं 2 है शुरुआत में, और एल का मतलब आप यहां पर कहिए श्रम की इकाई यानी कि लेबर, ठीक है, इसको हम एल से लिख देते हैं, जिसको आप वेरिएबल फैक्टर या फिर परिवर्तनशील साधन की इकाई कहेंगे। तो यहां पर टीपी कितना है, 2 को 1 से भाग देंगे तो कितना बनेगा, एपी 2, ठीक है। यहां पर देखिए टीपी कितना है, 5, कितने से भाग देना है, 2, कितना हो गया, 2.5। यहां पर देखिए टीपी कितना है, 9, और श्रम की इकाई कितनी है, 3, तो 9 को 3 से भाग देंगे तो कितना बनेगा, 3। इसी तरीके से आपको ये डिविजिबल करके या फिर विभाज्य करके जो है वो फिट कर लेना है डेटा। हालांकि इस पर ज्यादा हम विचार नहीं करेंगे, सबसे ज्यादा जो है डिस्कस किस पर करना है, एमपी और टीपी के ऊपर में करना है। यहां पर देखिए अब यहां डायग्राम में हम लोग कैसे जो है वो इसको दिखा सकते हैं और किस तरीके से डायग्राम बनेगा, इस टेबल की मदद से नीचे हमने जो वो सेट कर दिया है। देखो अब यहां पर क्या है, जो डायग्राम में थोड़ा देखना कि तीनों स्थितियों को अलग अलग कैसे दिखाया गया है, हालांकि एक साथ में ही है ये तीनों स्थितियां। यहां पर देखिए एक्स एक्सिस पर आपको क्या लिखना है, यहां पर आपको नोट करना है अमाउंट ऑफ अ वेरिएबल फैक्टर, यानी कि परिवर्तनशील साधन की इकाइयों को रखना है एक्स एक्सिस के ऊपर में। वाई एक्सिस पर क्या रखना है, आउटपुट को या फिर कुल उत्पाद को, ठीक है, या फिर सीमांत उत्पाद को या फिर औसत उत्पाद को। तो सीधा आप उत्पाद लिख दीजिए या फिर आउटपुट लिख दीजिए। अब यहां पर ये चीज तो समझ आ गया कि एक्स एक्सिस पर क्या है और वाई एक्सिस पर क्या है। अब हमें क्या करना है, ध्यान दीजिएगा। शुरुआत में चूंकि आपने देखा टीपी बहुत तेजी रफ्तार के साथ बढ़ रहा था, फिर धीमी रफ्तार से बढ़ रहा था और लास्ट में घटना शुरू हो गया था। तो यहां पर शुरुआत में आप इसको बहुत ही फ्लेक्सिबल बनाते हुए ऊपर उठाएंगे और फिर डाउन करेंगे। ये क्या बता रहा है कि शुरुआत में टीपी बहुत तेजी रफ्तार के साथ बढ़ा। ये हम कैसे समझ सकते हैं, एमपी की मदद से। देखिए एमपी जब तक आपका बढ़ा हुआ है, जब तक ये बढ़ रहा है तब तक आपका टीपी का रफ्तार बहुत तेज होगा, ठीक है, बिल्कुल लगभग स्ट्रेट लाइन की तरह दिखेगा। हालांकि यहाँ पर थोड़ा सा फ्लेक्सिबल आपको दिखाना है। इस जगह पर देखिएगा, यहां से पहले का अगर देखें तो रफ्तार बहुत तेज है, उसके बाद क्या हुआ, थोड़ा सा ज्यादा जो है इसको हमने चढ़ाव कर दिया ताकि हम दिखा सकें
कि रफ्तार अब धीमी हो गई है, टीपी बढ़ जरूर रहा है लेकिन रफ्तार कम हो गया है। यहां पर देखेंगे जिसको पॉइंट एच से डिनोट किया गया है, ये बता रहा है कि टीपी हमारा मैक्सिमम पर जा चुका है, कुल उत्पाद यहां पर अधिकतम हो चुका है। यानी कि टीपी जो है यहां पर आप लिख दीजिए टीपी एट मैक्सिमम, ठीक है, टीपी क्या हुआ है, अधिकतम हो चुका है इस वाले पॉइंट पर जिसको हम एच से डिनोट कर रहे हैं। उसके बाद भी अगर हम श्रम की इकाई या फिर लेबर जो है यहाँ पर बढ़ाते हैं तो हमारा एमपी जो है वो घटना शुरू हो जाता है। देख सकते हैं घट रहा है घट रहा है घट रहा है और घटते घटते यहाँ पर एमपी जो है वो 0 हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे एमपी 0 होता है तो टीपी आपका क्या हो गया, मैक्सिमम, जो कि एच पॉइंट से यहाँ पर हम डिनोट कर रहे हैं। लेकिन इसके आगे भी अगर हम वेरिएबल फैक्टर को बढ़ाते हैं, मान लीजिए कि हमने यहां से वेरिएबल फैक्टर को यहां पर कर दिया है, तब क्या होगा, एमपी हमारा घट जाता है। देखिए एमपी हमारा क्या चला जाएगा, नेगेटिव में चला जाएगा। इसके लिए आप देखेंगे कि टीपी में किस तरह का परिवर्तन आया है, तो टीपी हमारा जो है वो मैक्सिमम होने के बाद घटना प्रारंभ हो गया, यानी कि कम होने लगा है। तो ये रिलेशन आपने समझ लिया है। 3 रिलेशन यहाँ पर अलग अलग बन रहा है। सबसे पहले रफ्तार बहुत तेज है, उसके बाद धीमी रफ्तार है और उसके बाद मैक्सिमम पर पहुंचने के बाद घटना शुरू हो गया है। तो 3 अलग अलग अवस्था मिलेगा। यहां पर देखिएगा एक पॉइंट और, यहां एमपी जहां पर मैक्सिमम हुआ है ना, ये देखिए एमपी वाला लाइन है और ये मैक्सिमम पर है, उसी जगह से आप दिखाएंगे कि टीपी का ये जो है ना फ्लेक्सिबल पॉइंट है, आप इसको कहेंगे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्या कहेंगे, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, यानी कि परिवर्तन का बिंदु, ठीक है। अब देखिए यहां पर अगर एपी को ध्यान दिया जाए तो एपी में क्या हो रहा है, शुरुआत में एपी बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, उसके बाद जहां पर आपका एमपी मैक्सिमम हुआ था जस्ट उसके तुरंत बाद जहां एमपी अब डाउन होना शुरू हो गया है, घटना शुरू हो गया है, वहां पर जाकर के क्रॉस कर रहा है और फिर एपी आगे बढ़ रहा है। एपी आप नीचे ऐसे नहीं खींच सकते हैं क्योंकि एपी नेगेटिव नहीं होता, टीपी नेगेटिव नहीं होता, तो इसलिए ऋणात्मक में इसको नहीं खींचना है, आप इस एक्सिस से ऊपर ही रखेंगे इसको। अब यहां पर दिखाना कैसे है, सारी अवस्थाओं को ध्यान दीजिएगा। ये पहली अवस्था जहां पर आपका एमपी और एपी इस पॉइंट पर, यानी कि पॉइंट एस पर दोनों बराबर हो रहा है। कौन सा, एपी वाला लाइन देख लीजिए और यहां पर एमपी वाला लाइन, दोनों इस जगह पर कट रहे हैं जिसको हमने नाम दिया है एस। तो एस पॉइंट से आपको जो है एक लाइन खींच लेना है इस तरीके से। तो यहां से लेकर के, यानी कि ओरिजिन से लेकर के, पॉइंट ऑफ ओरिजिन से लेकर के यहां तक, यानी कि एन तक आप कहेंगे कि ये पहली अवस्था है, तो आपने यहां पर लिख देना है फर्स्ट स्टेज, ठीक है। जहां पर भी आपको स्पेस मिला वहां पर आप लिख दीजिए, जैसे कि यहां पर स्पेस अगर दिख रहा है तो हम यहां पर लिख देंगे, ये हमारा स्टेज फर्स्ट है। उसके बाद ये आपने देख लिया कि एपी और एमपी यहां पर क्या हो रहा था, ये दोनों आपस में क्रॉस हो रहे थे। इसके बाद क्या हुआ, आपने देखा कि एमपी इस जगह पर, इस वाले पॉइंट पर एमपी हमारा 0 हो चुका है, ठीक है। लेकिन टीपी देखिएगा, टीपी में तो टीपी हमारा मैक्सिमम हो चुका है, तो एक यहां पर लाइन डालना है आपको। अब क्या हो गया, पहली अवस्था आपने देखा था पॉइंट ऑफ ओरिजिन से लेकर के एन तक, अब दूसरी अवस्था कहां से मिलेगा, एन से एम तक, आप नाम जो भी देना चाहें दे सकते हैं। तो ये हमारा जो गैप है, ये बना हुआ पूरा गैप, ये हमारा है सेकेंड स्टेज, यानी कि दूसरी अवस्था। समझ गए होंगे, ये दूसरी अवस्था है जो अभी हमने रंग दिया, और इसको मैंने इसलिए रंगा है, इसके ऊपर भी बहस करेंगे आगे। यहां पर देखिए तो थोड़ा सा, जैसे ही एमपी इधर नेगेटिव होना शुरू हो गया था, एमपी ऋणात्मक होना शुरू हो गया, तो टीपी चूंकि घटने लगा था, तो ये आप तीसरा स्टेज कहेंगे, यानी कि तीसरी अवस्था कहेंगे। तो यहां पर 3 अवस्था कौन कौन सा मिला, पहली अवस्था पॉइंट ऑफ ओरिजिन से लेकर के एन तक, दूसरी अवस्था एन से लेकर के एम तक, ये दूसरी अवस्था है जिसको मैंने ड्रॉ किया है, और उसके बाद जो एम के बाद इधर आपका स्पेस बच जा रहा है, ये आपका है थर्ड स्टेज, यानी कि तीसरी अवस्था। तो यहां पर 3 अलग अलग स्थितियां देखने को मिल रहा है परिवर्तनशील अनुपातों के नियम में। लेकिन ये कहा जाता है कि क्या विवेकशील जो उत्पादक है या फिर जो रैशनल प्रोड्यूसर है वो कहां रहना पसंद करेगा। तो ध्यान दीजिएगा, एक रैशनल प्रोड्यूसर वहीं पर रुकना चाहता है या फिर वहीं तक उत्पादन करना चाहता है जहां पर उसको टोटल प्रोडक्ट मैक्सिमम मिल रहा हो, यानी कि कुल उत्पाद उसका अधिकतम हो रहा हो, वहां पर वो चाहेगा कि बस इसी अवस्था में हम बने रहें। तो यहां पर ये दूसरी अवस्था को आप कह सकते हैं कि ये विवेकशील उत्पादक के लिए बहुत बेहतर होता है, और एक विवेकशील उत्पादक यहीं पर बना रहना पसंद करेगा, इसलिए मैंने इसको ड्रॉ कर दिया। अब देखिए आगे, आगे आपको क्या लिखना है, किस तरीके से लिखना है, ये ध्यान दीजिए।
तालिका और रेखा चित्र के बारे में आपको बताना होगा कि आपने तालिका और रेखा चित्र में क्या बताया है। तो सबसे पहले यहां पर आप लिख लीजिए कि उपरोक्त रेखा चित्र से यह स्पष्ट है कि जैसे जैसे परिवर्तनशील साधन की इकाइयां हम अधिक से अधिक लगाते चले जाते हैं, तो लगाने से क्या होगा, चूंकि स्थिर साधन हमारा स्थिर है, तो स्थिर और परिवर्तनशील साधन दोनों का अनुपात बदलते जाता है। और जैसे जैसे आप परिवर्तनशील साधन की मात्रा बढ़ा रहे हैं, स्थिर साधन स्थिर है, तो यहाँ पर उत्पादन का जो सभी साधन है उसका अनुपात चूंकि बदल रहा है, तो इसके कारण शुरुआत में क्या होगा, कुल उत्पाद बहुत तेजी गति से बढ़ेगा और बाद में क्या होगा, घटती हुई दर से बढ़ेगा और अंत में आपको पता चलेगा कि एमपी जब नेगेटिव हो गया है तो टीपी आपका डिक्लाइन करेगा या फिर घटना प्रारंभ हो जाएगा। अब यहां पर एक आखिरी पॉइंट ध्यान रखिएगा, क्या और किस तरीके से इन अवस्थाओं को दिखा सकते हैं। तो चित्र में जो चीजें दिख रहा है उसको आप दिखाइए अलग से, क्योंकि तालिका और रेखा चित्र का जिक्र एक साथ में हो चुका है, तो डायग्राम के बारे में केवल हम अलग कर दे रहे हैं। देखिए क्या लिखना है कि चित्र में एक्स अक्ष पर श्रम की मात्रा या फिर श्रम की इकाई या फिर परिवर्तनशील साधन की इकाई, अब जो भी लिखना चाहें लिख सकते हैं, और वाई अक्ष पर क्या है, उत्पादन की मात्रा या फिर आउटपुट को लिखा गया है। ठीक है, टीपी जो है उसको मैंने क्या कहा था, कुल उत्पाद वक्र। एपी क्या है, औसत उत्पाद वक्र, जो कि आपने रेखा चित्र में देखा था, चित्र की हम बात कर रहे हैं। एमपी क्या है, तो सीमांत उत्पाद वक्र है। और इसी तरीके से आपने क्या देखा कि चित्र में जो कुल उत्पाद वक्र है या फिर टीपी है, उसके बिंदु एफ पर, एफ बिंदु पर क्या है, परिवर्तन का बिंदु, जिसको हम लोग पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कह रहे थे। ठीक है, यानी कि परिवर्तन का बिंदु, जहां से अब टीपी का जो रेट है वो परिवर्तन हो गया था, यानी कि धीमी रफ्तार से अब बढ़ना शुरू हो गया था आगे। इसी वक्र पर अब देखेंगे, यानी कि टीपी वक्र पर ही जो बिंदु एच था, एच आपने देखा था टीपी पॉइंट पर कहां था, मैक्सिमम वाले पॉइंट पर, जिसको हम हाईएस्ट पॉइंट या फिर कह सकते हैं अधिकतम या फिर उच्चतम बिंदु पर दिखा रहे थे इस चीज को हम, क्योंकि कुल उपयोगिता कुल उत्पादन यहां पर हमारा क्या था, अधिकतम था, मैक्सिमम था। उसके बाद बिंदु एस पर अगर आप ध्यान दिए, जहां पर हमने देखा था कि एपी और एमपी दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रहा था, तो आप वो इसी चीज को लिखिए कि सीमांत उत्पाद और औसत उत्पाद दोनों वक्र जो है एक दूसरे को यहां पर प्रतिच्छेद करते हैं। अर्थात बिंदु एस पर औसत उत्पाद और सीमांत उत्पाद एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं, दोनों का वैल्यू क्या हो जाता है, यहां पर इक्वल हो जाता है। इसके बाद आपको क्या लिखना है, ध्यान दीजिएगा, यहां पर आप तीनों अवस्था को अलग अलग बता सकते हैं कि पहली अवस्था में आपने क्या देखा, दूसरी अवस्था में क्या देखा और तीसरी अवस्था में क्या देखा। ध्यान से यहां पर देखिए, पहली अवस्था का हम जिक्र कर रहे हैं, यानी कि फर्स्ट स्टेज। यहां पर क्या हुआ था, परिवर्तनशील साधन की प्रत्येक अतिरिक्त इकाई, क्योंकि परिवर्तनशील साधन ही तो हम बढ़ा रहे थे ना, स्थिर साधन तो स्थिर था, तो परिवर्तनशील साधन की इकाई का प्रयोग से सीमांत उत्पादन अधिक प्राप्त होती है। सीमांत उत्पादन शुरुआत में क्या हो रहा था, बढ़ रहा था, लगातार बढ़ रहा था, और कुल उत्पाद भी इसकी वजह से क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। तो वही लिखा गया है कि जिससे कुल उत्पादन बढ़ते हुए दर से बढ़ती है। कुल उत्पादन बढ़ता जरूर है, लेकिन रेट क्या रहता है, शुरुआत में तेज रहता है। अर्थात इस अवस्था में सीमांत उत्पादन, कुल उत्पादन और औसत उत्पादन तीनों क्या होता है, तीनों बढ़ती है। ठीक है, यहां पर अब देखिए दूसरी अवस्था में क्या होता है। पहली अवस्था में तो आपने देख लिया कि सीमांत उत्पादन जो है वो बढ़ता है, और जिसकी वजह से कुल उत्पादन जो वृद्धि होने का दर है वो तेज रहता है। तो दूसरी अवस्था में क्या हो जाता है, कह रहे कि दूसरी अवस्था में परिवर्तनशील साधन, थोड़ा सा रुकना, दूसरी अवस्था में क्या होता है, परिवर्तनशील साधन की जो इकाई है वो चूंकि और भी हम बढ़ाते जा रहे हैं, तो जैसे अब हम परिवर्तनशील साधन की इकाई को बढ़ाते हैं, एक्स्ट्रा यूनिट को लेते हैं, तो हमारा जो सीमांत उत्पादन होता है वो कम प्राप्त हो जाता है। शुरुआत में तो बढ़ रहा था एमपी यानी कि सीमांत उत्पाद, लेकिन अब क्या होता है, कम प्राप्त होता है, पहले के अपेक्षा अब घटता है, जिससे कि कुल उत्पादन जो है बढ़ तो जरूर रहा है, लेकिन घटते हुए दर से बढ़ती है। रफ्तार क्या हो जाता है, टीपी बढ़ने का कम हो जाता है। अर्थात इस अवस्था में आप देखेंगे तो सीमांत उत्पाद यहां पर जो है घटती है, एवं कुल उत्पाद जो है वो बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, लेकिन घटते हुए दर से बढ़ता है। परंतु औसत उत्पाद आप देखेंगे तो औसत उत्पाद आपका जो है ना घटना प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा और आगे,
अब तीसरी अवस्था में क्या होता है, उत्पादन की अगर हम तीसरी अवस्था देखें तो तीसरी अवस्था पर ध्यान दीजिए। यहां पर कह रहे हैं कि परिवर्तनशील साधन की प्रत्येक अतिरिक्त इकाई प्रयोग करने से सीमांत उत्पादन यानी कि एमपी या फिर मार्जिनल प्रोडक्ट क्या हो जाता है, ऋणात्मक हो जाता है। शुरुआत में क्या हुआ, एमपी धनात्मक था, एमपी बहुत तेज, एमपी बढ़ भी रहा था, जिसकी वजह से टीपी जो बढ़ने का रफ्तार था वो बहुत तेज था। बाद में क्या हुआ, बाद में जो है एमपी चूंकि घटना शुरू हो गया था, जिसकी वजह से टीपी जो है वो धीरे 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 बढ़ रहा था, बढ़ तो जरूर रहा था लेकिन रफ्तार कम था। अब क्या करें कि सीमांत उत्पाद हमारा क्या हो गया है, ऋणात्मक हो गया है। तो जैसे ही सीमांत उत्पाद ऋणात्मक हो जाता है, अब कुल उत्पाद क्या हो जाएगा, घटना प्रारंभ हो जाता है। मतलब कि सीमांत उत्पाद नेगेटिव होने की वजह से जो टोटल यहाँ पर प्रोडक्ट है वो आपका घटना शुरू हो जाता है या फिर घटने लगता है। और उसकी वजह से आप देखेंगे तो औसत उत्पाद भी आपको कैसा मिलेगा, धनात्मक जरूर मिलेगा, लेकिन इसमें भी लगातार कमी आते चला जाता है। ये हो गया आपका तीसरी अवस्था। अब यहां पर ध्यान दीजिए, सबसे अंत में जो आपने तीनों अवस्था को समझा है उसमें किस तरह का संबंध देखने को मिला। इसको कई बार आपको अलग से भी पूछा जाता है कि सीमांत उत्पाद और कुल उत्पाद में संबंध को बताइए। ठीक है, यहां पर ध्यान दीजिएगा, संबंध हम साथ में ही ले रहे हैं जिससे कि ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगा इस कॉन्सेप्ट में। यहां पर ध्यान दीजिए, कह रहे हैं कि तालिका एवं रेखा चित्र से यह स्पष्ट है कि जब तक सीमांत उत्पादन बढ़ता है तब तक कुल उत्पाद भी बढ़ता है। यानी कि हमारा एमपी भी क्या हो रहा है, एमपी हमारा बढ़ रहा है, टीपी क्या हो रहा है, टीपी जो बढ़ने का रफ्तार है वो बहुत तेज है, टीपी इंक्रीजेज है ना, एट इंक्रीजिंग रेट, यानी कि बढ़ते हुए दर से बढ़ रहा है। ठीक है, इंक्रीजिंग रेट आप बोलिए, टीपी इंक्रीज जरूर हो रहा है बट इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है। आगे देखिए सेकेंड, दूसरी जो है यहाँ पर दूसरा संबंध क्या दिख रहा है कि जब कुल उत्पादन हमारा अधिकतम हो जाता है, यानी कि टीपी जब मैक्सिमम हो जाता है तो सीमांत उत्पाद का मान शून्य हो जाता है। अब ध्यान से इसको हम शॉर्ट में भी लिख देते हैं। यहां पर देखिए टीपी हमारा क्या हो चुका है, टीपी हो चुका है मैक्सिमम यानी कि अधिकतम, लेकिन उसी वक्त मार्जिनल प्रोडक्ट पर अगर आप ध्यान देंगे तो मार्जिनल प्रोडक्ट आपका जो है ना जीरो हो चुका है। ठीक है, यहां पर ध्यान दीजिए तीसरा और सबसे आखिरी संबंध क्या निकला कि जब सीमांत उत्पादन ऋणात्मक हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है, तो इसकी वजह से कुल उत्पादन भी घटने लगता है, घटने लगता है। मतलब यहां पर ध्यान दीजिए, एमपी हमारा क्या हो गया है, एमपी हमारा अब नेगेटिव हो गया है, जिसकी वजह से टीपी जो है वो घटने लगा है। तो यही आपको तीन संबंध देखने को मिला। पहला संबंध क्या है, एमपी जो है बढ़ रहा था तो उस वक्त टीपी जरूर बढ़ रहा था लेकिन इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा था। बाद में क्या हुआ, टीपी आपका मैक्सिमम तक पहुंच गया तो उस वक्त एमपी जो है जीरो हो चुका था। फिर एमपी जैसे नेगेटिव हुआ तो टीपी घटना प्रारंभ हो गया था। ठीक है, तो यही तीन संबंध आपको देखने को मिला टीपी और एमपी के बीच में। फिर से हम लोग जो है वो इसी तरीके के कंसेप्ट आगे लेने वाले हैं। इस वीडियो में तो इतना ही कंटेंट हम लोग लेंगे, लेकिन आपके लिए एक हमने जो है वो पॉइंट बचा के रखा हुआ है केवल, जो कि हमने बीच में जिक्र भी किया था कि एक विवेकशील उत्पादक कहां पर बना रहना पसंद करेगा, कहां तक वो उत्पादन करना चाहेगा। तो यहां पर ध्यान दीजिए, एक विवेकशील उत्पादक उत्पादन की जो है ना दूसरे स्थान पर या फिर दूसरी अवस्था पर बना रहना पसंद करेगा, क्योंकि यहां पर आपने देखा टीपी मैक्सिमम पर था, है ना, यहां पर लिखा भी है दूसरी अवस्था में टीपी मैक्सिमम पर था और एमपी शून्य हो चुका था। तो ये आपका था परिवर्तनशील अनुपातों का नियम, जिसमें आपने देखा कि अल्पकाल का ये जो है वो उत्पादन फलन है और यहाँ पर कुछ साधन स्थिर होते हैं, कुछ साधन परिवर्तनशील होते हैं। और जैसे जैसे हम परिवर्तनशील साधन की इकाइयों को बढ़ाते जाते हैं, स्थिर साधन को स्थिर रखते हुए, तो कुल उत्पादन हमें अलग अलग अनुपातों में प्राप्त होता है। तो इस कंसेप्ट को आपने डिटेल में समझ लिया है। फिर से मिलते हैं हम अगली वीडियो अपडेट के साथ, लेकिन आपसे हम फिर से जाते जाते कह रहे हैं कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहां आप जाकर के जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, दोस्तों के बीच में जरूर से जरूर शेयर कीजिए, और तभी हम जाकर के और भी वीडियो अपडेट आप तक पहुंचा सकेंगे मोटिवेट होते हुए। जल्दी से जल्दी इस वीडियो कंटेंट को आप दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। फिर से मिलते हैं हम अगली वीडियो अपडेट के साथ। जय हिंद।